तो क्या छत्तीसगढ़ दिवालिया होने वाला है? यह सवाल हम नहीं बल्कि नीति आयोग की रिपोर्ट उठा रही है। छत्तीसगढ़ में एक तरफ हर महीने महिलाओं के खातों में महतारी वंदन योजना के 1,000 रुपए पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ किसान के धान की कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल करने का वादा और उसे पूरा करने की राजनीतिक प्रतिबद्धता है। किसान खुश है, महिला के खाते में पैसा आ रहा है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और चुनावी राजनीति के लिहाज से इससे खूबसूरत तस्वीर क्या होगी। लेकिन जरा ठहरिए, भारत सरकार की नीति आयोग की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट ने छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पर जो निशान लगाया है वह सामान्य चेतावनी नहीं है। राजकोषीय अनुशासन में छत्तीसगढ़ का स्कोर एक साल में 56 से गिरकर महज 7.4 अंक रह गया। 18 बड़े राज्यों में वह इस मोर्चे पर 17वें स्थान पर है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। छत्तीसगढ़ में सरकार एक हाथ से पैसे बांट रही है और दूसरे हाथ से कर्ज उठा रही है और अब नीति आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि इस खेल में खतरे की घंटी बज चुकी है। महिलाओं के खातों में हर महीने 1,000 पहुंच रहे हैं। किसानों के धान को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत का भरोसा दिया जा रहा है। योजनाएं बढ़ रही हैं, वादे बढ़ रहे हैं, सरकारी खर्च बढ़ रहा है। बाहर से यह सब कल्याणकारी शासन की चमकदार तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन इसी चमक के पीछे छत्तीसगढ़ के सरकारी खजाने का ऐसा हिसाब छिपा है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि राज्य की हालत खराब होने वाली है। नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक ने 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर बताया कि छत्तीसगढ़ का राजकोषीय अनुशासन एक ही साल में 56 अंक से गिरकर 7.4 अंक पर आ गया। 18 बड़े राज्यों में इस मोर्चे पर छत्तीसगढ़ 17वें स्थान पर पहुंच गया। यानी सवाल यह नहीं रह गया कि सरकार कितना बांट रही है। असली सवाल अब यह है कि इस बांटने की कीमत कौन चुका रहा है, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2023-24 में छत्तीसगढ़ का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.32% पहुंच गया, जबकि सरकार का अपना लक्ष्य सिर्फ 2.99% था। और अब जरा इस तस्वीर को जोड़कर देखिए। महतारी वंदन, 3100 का धान, बढ़ती सब्सिडी, बढ़ता प्रतिबद्ध खर्च और 5% से ज्यादा का राजकोषीय घाटा। यह सिर्फ बजट की कहानी नहीं है, यह उस राजनीतिक अर्थशास्त्र की कहानी है जिसमें आज की लोकप्रियता का बिल कल के छत्तीसगढ़ को चुकाना पड़ सकता है। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ दिवालिया होने जा रहा है? अभी तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की हालत उन राज्यों जैसी नहीं है जिनके ऊपर कर्ज का पहाड़ खड़ा हो चुका है और जिनकी कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है। उल्टे नीति आयोग के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की वित्तीय तस्वीर में कई मजबूत पक्ष हैं। 18 बड़े राज्यों में वह 44.3 अंक के साथ छठे स्थान पर है और अग्रणी श्रेणी में आता है। खर्च की गुणवत्ता में उसका प्रदर्शन मजबूत है। अपनी आय जुटाने की क्षमता में वह 5वें स्थान पर है और कर्ज सूचकांक में 72.5 अंक के साथ चौथे स्थान पर। यानी बीमारी लाइलाज नहीं है, बीमारी है खर्च के अनुशासन का टूटना। और यही वह जगह है जहां सरकार की राजनीतिक सफलता और वित्तीय सेहत एक दूसरे से भिड़ती दिखाई देती हैं। कमाई बढ़ी फिर भी घाटा क्यों बढ़ा? छत्तीसगढ़ के पक्ष में एक बात मजबूती से खड़ी है, राज्य ने अपनी कमाई बढ़ाई है। 2019-20 से 2023-24 के बीच राजस्व प्राप्तियां 62.1% बढ़ी। अपने संसाधनों से आने वाली राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 47% से बढ़कर 52% हो गया। कर संग्रह की क्षमता में भी जबरदस्त सुधार हुआ। कर राजस्व की आर्थिक वृद्धि के प्रति संवेदनशीलता 0.60 से बढ़कर 1.91 हो गई। सरल भाषा में कहें तो राज्य अब अपनी अर्थव्यवस्था की वृद्धि से पहले की तुलना में ज्यादा कर जुटा पा रहा है। यह अच्छी खबर है, लेकिन असली आंकड़े अभी बाकी हैं। अगर कमाई बढ़ रही थी तो घाटा क्यों बढ़ गया? क्योंकि इस अवधि में राज्य का कुल खर्च 58.92% बढ़ गया। यानी कमाई बढ़ी लेकिन खर्च ने भी लगभग उसी रफ्तार से पीछा किया।
और 2023-24 में खर्च और आय के बीच का यह अंतर इतना बढ़ा कि राजकोषीय घाटा 5.32% तक पहुंच गया। सरकार ने लक्ष्य रखा था 2.99% का, हकीकत सामने आई 5.32% की। बजट की भाषा में यह अंतर है, राजनीतिक भाषा में यह चेतावनी है। नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ के बढ़ते राजस्व खर्च के पीछे जिन योजनाओं और मदों को चिन्हित किया है, उनकी सूची अपने आप में पूरी कहानी कहती है। कृषक उन्नति योजना, महतारी वंदन योजना, समग्र शिक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि बिजली सब्सिडी और बढ़ता पेंशन खर्च। इन योजनाओं के सामाजिक उद्देश्य पर बहस हो सकती है, लेकिन इनके वित्तीय प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार का खर्च दो तरह का होता है। एक खर्च आज खत्म हो जाता है, दूसरा खर्च कल भी सरकार के दरवाजे पर खड़ा रहता है। महतारी वंदन का पैसा अगले साल भी देना होगा। किसान को दी जाने वाली सहायता अगले मौसम में भी राजनीतिक उपेक्षा बन चुकी होगी। पेंशन का खर्च अपने आप खत्म नहीं होगा। सब्सिडी एक बार शुरू होने के बाद उसे हटाना आसान नहीं होता। यही है प्रतिबद्ध खर्च। और नीति आयोग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में यह प्रतिबद्ध खर्च 2019-20 से 2023-24 के बीच 18.1% बढ़ा है। यानी बजट का वह हिस्सा जिसे सरकार अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं कर सकती, लगातार बढ़ रहा है। यही असली खतरा है, क्योंकि खाली खजाना सिर्फ पैसे की कमी नहीं करता, सरकार की आजादी भी छीनता है। मान लीजिए किसी साल राज्य में अचानक बड़े निवेश की जरूरत होती है, किसी जिले में सिंचाई परियोजना की जरूरत पड़ती है, किसी शहर में नया अस्पताल बनाना जरूरी हो जाता है, किसी पिछड़े इलाके में सड़क और रेल संपर्क के लिए राज्य को अपना हिस्सा देना पड़ता है। तब सरकार के पास पैसा होना चाहिए। लेकिन अगर बजट का बड़ा हिस्सा पहले ही वेतन, पेंशन, सब्सिडी और स्थायी योजनाओं में बंध चुका है, तो सरकार के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो विकास का खर्च काटिए या फिर और उधार लीजिए। नीति आयोग ने इसी बढ़ती कठोरता की ओर इशारा किया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रतिबद्ध खर्च बढ़ने से राज्य के पास विवेकाधीन और विकासोन्मुखी खर्च के लिए जगह कम होती जा रही है। यानी आज की लोकप्रिय योजना कहीं ऐसा ना हो कि कल की विकास परियोजना की दुश्मन बन जाए। राजकोषीय अनुशासन में 56 से 7.4, यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, राजनीतिक संदेश है कि किसी सरकार के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज राजकोषीय घाटे का बढ़ना नहीं है। उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात है अनुशासन का अचानक टूटना। छत्तीसगढ़ का यही हुआ। 2022-23 में राजकोषीय अनुशासन का स्कोर 56.0 था। 2023-24 में यह 7.4 हो गया। नीति आयोग ने इस गिरावट को सीधे कल्याणकारी खर्च से जोड़ा है। रिपोर्ट कहती है कि राज्य का प्रदर्शन राजस्व जुटाने और खर्च की गुणवत्ता में सुधरा है, लेकिन कल्याणकारी खर्च के कारण राजकोषीय अनुशासन कमजोर हुआ। यह विरोधाभास बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार एक तरफ बेहतर कमाई कर रही है और दूसरी तरफ उस अतिरिक्त कमाई को ऐसे खर्च में लगा रही है जो भविष्य के बजट पर भी जिम्मेदारी डालता है। यह मॉडल कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। कर्ज की हालत अभी संभली है, यही छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी राहत है। लेकिन कर्ज का दूसरा आंकड़ा भी देखना होगा। 2023-24 में राज्य की कुल बकाया देनदारियां सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 24.93% थी। यह राज्य के अपने मध्यम अवधि के वित्तीय नीति लक्ष्य 23.81% से ज्यादा थी और 2019-20 की तुलना में ब्याज भुगतान 36.78% बढ़ चुका था। अर्थात कर्ज अभी गले तक नहीं आया है, लेकिन सरकार को यह भ्रम भी नहीं पालना चाहिए कि कर्ज की जगह हमेशा खुली रहेगी। यही वह जगह है जहां उड़ीसा आईना बनकर खड़ा है। इसी रिपोर्ट में उड़ीसा 73.1 अंक के साथ पहले स्थान पर है। उसकी वित्तीय मजबूती के पीछे बेहतर राजस्व क्षमता, नियंत्रित घाटा, उच्च पूंजीगत खर्च और अपेक्षाकृत कम कर्ज बोझ जैसी चीजें हैं। छत्तीसगढ़ के लिए यह तुलना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों राज्यों में प्राकृतिक संसाधनों की अर्थव्यवस्था का बड़ा महत्व है। फर्क यह है कि संसाधन से मिला पैसा किस तरह खर्च किया जाता है। खनिज से मिलने वाला पैसा अगर स्थायी राजस्व खर्च में चला गया तो वह खत्म हो जाएगा। वही पैसा अगर उद्योग, सिंचाई, बिजली, सड़क, शिक्षा और उत्पादक बुनियादी ढांचे में लगाया गया
तो आने वाले वर्षों में नई आय पैदा कर सकता है। यही फर्क है पैसा बांटने और अर्थव्यवस्था बनाने के बीच। छत्तीसगढ़ के सामने अब सबसे कठिन सवाल, क्या महतारी वंदन जैसी योजना बंद कर दें? नहीं। क्या किसान को 3100 देना बंद कर दें? यह भी सवाल का समाधान नहीं है। सवाल है, क्या इन योजनाओं को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाया जा सकता है? महतारी वंदन सिर्फ पैसा देने की योजना न रहकर महिलाओं की आय, रोजगार और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने का माध्यम क्यों ना बने? धान के 3100 के साथ क्या ऐसी कृषि नीति नहीं बन सकती जो किसान को सिर्फ सरकारी खरीद पर निर्भर रहने के बजाय अधिक उत्पादक बनाए? सब्सिडी के साथ क्या बिजली और कृषि क्षेत्र में ऐसी दक्षता नहीं लाई जा सकती जिससे हर साल सरकारी सहायता की जरूरत कम हो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार हर नई योजना के साथ यह भी बताएगी कि अगले 10 वर्षों में उसका पैसा कहां से आएगा? यहीं से असली राजनीतिक बहस शुरू होनी चाहिए, क्योंकि गरीब को पैसा देना लोकप्रिय राजनीति है, किसान को बेहतर कीमत देना भी लोकप्रिय राजनीति है, लेकिन राज्य की कमाई बढ़ाकर खर्च को अनुशासित करके और उसी पैसे से ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना जो कल बिना कर्ज के ज्यादा दे सके, यह कठिन राजनीति है और छत्तीसगढ़ को अब इसी कठिन राजनीति की जरूरत है। खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ दिवालिया नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं है, उसकी कमाई की क्षमता भी मजबूत हुई है, उसका कर्ज भी फिलहाल कई राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। लेकिन इसी वजह से नीति आयोग की चेतावनी को और गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि जिस राज्य के पास कमाई की क्षमता है उसके लिए राजकोषीय अनुशासन का इस तरह गिरना मजबूरी नहीं, नीति का परिणाम है। आज महिलाओं के खातों में 1000 पहुंच रहे हैं। आज किसान 3100 की उम्मीद लेकर धान बेच रहा है। आज सरकार इन फैसलों की राजनीतिक कीमत वसूल रही है। लेकिन कल जब राजस्व का बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध खर्च में बंध जाएगा, घाटा लगातार ऊंचा रहेगा और ब्याज का बिल बढ़ता जाएगा, तब सरकार के सामने सवाल होगा, नई सड़क कहां से बनेगी? नई सिंचाई परियोजनाएं कहां से आएंगी? नया उद्योग लाने के लिए राज्य अपना हिस्सा कहां से देगा? और अगली पीढ़ी के लिए पैसा कहां बचेगा? यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में खतरे की घंटी महतारी वंदन के 1000 से अकेले नहीं बज रही, वह 3100 के धान से भी अकेले नहीं बज रही। वह तब बज रही है जब इन तमाम वादों और योजनाओं के बीच राजकोषीय अनुशासन 56 से गिरकर 7.4 पर पहुंच जाता है और राजकोषीय घाटा सरकार के अपने लक्ष्य से लगभग दोगुना हो जाता है। सरकार के पास अभी मौका है खर्च की दिशा बदलने का, कमाई का आधार चौड़ा करने का और कल्याण को टिकाऊ अर्थव्यवस्था से जोड़ने का, वरना इतिहास बहुत बेरहम होता है। वह यह नहीं पूछता कि किस सरकार ने कितने वादे किए थे, वह सिर्फ हिसाब रखता है कि किसने कितना कमाया, कितना खर्च किया और आने वाली पीढ़ी के लिए कितना छोड़ा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। खबरों को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। नमस्कार।